का जैसे मैंने पिछली बारी भी बताया था, डीमर्जर के अंदर में अंजनी जी हम लोग जो पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर में जो है हम लोग बोर्ड मीटिंग करते हैं, शेयर होल्डर अप्रूवल लेते हैं, एनसीएलटी के पास में जाते हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को हम लोग अप्रूव करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। इससे क्या रहता है कि हम लोगों ने इस चीज की अब स्टडी करी थी कि कौन सी सिचुएशन कितना प्रॉफिट देती है, कब देती है। तो 99% ऑफ द टाइम, अब हम लोगों ने ये कैसे देखा, हम लोगों ने सेबी की वेबसाइट के अंदर में पिछले कई सालों के अंदर में जितनी भी मर्जर डीमर्जर की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सारे डाले गए हैं, इसकी हम लोगों ने एनालिसिस करी कि ये स्कीम कब अनाउंस हुई थी। क्योंकि क्या है कि हम पर्सनली क्या चाहते हैं कि हमने सिस्टम बनाना है, और सिस्टम बनाना है, रूल्स बनाने हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इम्पार्शियल तरीके से अगर हम हर स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं, कब करते हैं, तो हमारा किस किस टाइम पे क्या फायदा होगा। थोड़ा क्वांटिटेटिव मेथड हम लोगों ने यूज करा है इसके लिए, क्योंकि हम लोगों जैसे मैं हमेशा अगर बोलता हूँ, हम लोगों को साइंटिफिक तरीके से और इम्पेरिकल तरीके से करना चाहिए कि हम लोग किसी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी स्टडी हो रही है, तो वो इट शुड बी रिपीटेबल। तो हम लोगों ने सेबी के ऊपर में जितने डीमर्जर्स हैं, तुषार जी भी आ गए हैं, हम लोगों ने उन सबको खोला, हमने उनकी एनालिसिस करी। तो हम लोगों ने ये देखा कि आम तौर पर ऐसा है कि कई मल्टीपल रिटर्न्स बनते हैं, बट ये भी बहुत ज्यादा होता है कि डी मर्जर के बाद में कंपनी नीचे की तरफ में खुलती है, या फिर जो रेशियो था वो रेशियो के अंदर में जेन्युइन वैल्यू अनलॉकिंग उस तुरंत इमीडिएटली नहीं होती है। तो हम लोगों ने फिर अपना ये रूल बनाया कि मेजॉरिटी डीमर्जर के अंदर में हम लोग ये चाहते हैं कि हम लिस्टिंग के दिन हम लोग उस डीमर्जर को देखें, और लिस्टिंग के दिन अगर वो अंडर वैल्यूड लिस्ट हुआ है तो फिर हम उसको तब खरीदें, और वैल्यूएशन रीच होते ही हम उसको बेच दें। तो इस तरीके से मैंने क्या करा कि जो पूरा एक साल था जिसके अंदर में मेरा कैपिटल ब्लॉक होता, क्योंकि मैं ओरिजिनल शेयर होल्डर होता पेरेंट कंपनी का, मेरे को वेट भी नहीं करना पड़ा। एक स्पेशल सिचुएशन के अंदर में जो सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क होता है वो होता है इन्वेंट्री रिस्क। चाहे कुछ कर कर हम लोगों को इन्वेंट्री रिस्क को खत्म करना है अपने हर ट्रेड के अंदर में जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग स्पेशल सिचुएशन के ऊपर बैट कर रहे हैं, अंडरलाइन शेयर के ऊपर में हम लोग बैट नहीं कर रहे हैं। तो डीमर्जर के अंदर में अभी हम लोगों का एक साल का पूरा इन्वेंट्री रिस्क था अगर हम पूरे प्रोसीजर में उसको होल्ड करते, लेकिन अगर हम उसको लिस्टिंग के दिन सिर्फ ट्रेड करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री रिस्क सिर्फ 2-3 दिन का रह गया साल की जगह के अंदर में। उधर से मेरा लॉस की चांसेस भी मेरी कम हो गई, और मेरा ऑल टुगेदर पूरे सिस्टम के अंदर में आरओआई भी इंक्रीज हो गया। हो सकता है कि जो शेयर एट पार खुले, हो सकता है शेयर ऊपर खुले वैल्यूएशन से, अगर शेयर नीचे खुलता है तो कम से कम मेरी प्रॉफिट होने की चांस तो है ना। बाकी केसेस के अंदर में अगर शेयर नीचे खुला, मार्केट क्रैश कर गई, इन्वेंट्री रिस्क हो गया, तो लॉस होने की चांस है, इधर लॉस होने की चांस जीरो है और प्रॉफिट होने की चांस काफी ज्यादा है। तुषार जी आप थोड़ा आगे गणेश, आई जॉइन मिडवे। हम किस एग्जैक्ट टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी विद इन कि स्पेशल सिचुएशन? आप और मैं डीमर्जर्स कैसे खेलते हैं। तो मैं ये बता रहा था मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग डीमर्ज कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं, और डीमर्ज कंपनी जिस दिन लिस्ट होती है उस दिन हम लोग अंडर वैल्यूड लिस्टिंग की तरफ में फोकस करके उस दिन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, रादर देन होल्डिंग द कंपनी थ्रू आउट द प्रोसीजर। कि हम डीमर्जर खेलते हैं तो उसके लिए एनसीएलटी का अप्रूवल काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो इम्पोर्टेंट नहीं, दैट्स क्रिटिकल हर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए। तो सारे डीमर्जर्स आपके स्कीम ऑफ अरेंजमेंट प्रोसीजर होता है। कंपनी को एनओसीज लाने होते हैं फ्रॉम इट्स लेंडर्स, शेयर होल्डर से अप्रूवल करा लेना होता है, फिर स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल लेना होता है। इसमें आराम से बिटवीन 9 से 12 महीने तो जा ही सकते हैं। कुछ कंपनीज के डीमर्जर तो 2-3 साल से चल रहे हैं अभी भी। तो इसमें जैसे गणेश कह रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेंट्री रिस्क की। कि अगर आप आज अगर मान लीजिए आरती इंडस्ट्रीज ने अनाउंस करा कि हम डीमर्जर कर रहे हैं अपने फार्मा डिवीजन का और स्पेशलिटी केमिकल्स का, ये एक्चुअली जब तक
शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे उसमें ऑलरेडी 2 साल भी निकल सकते हैं आराम से। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि डीमर्जर के लिए जो लोग सोचते हैं कि एक जब 2 एंटिटी बनेगी तो एक की वैल्यूएशन सेक्टर का आउटलुक बदल सकता है, परफॉर्मेंस नीचे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब आप मान लीजिए जब आप केमिकल्स की बात करते हैं तो कहीं पे कंपटीशन आ जाता है या एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाती है, इंडस्ट्री के मैकेनिक्स बहुत बदल सकते हैं 1-2 साल में। सो डीमर्जर खेलने के लिए बेस्ट आइडिया ये रहेगा कि फॉलो करिए उसे, फॉलो करें कहाँ पे एनसीएलटी में कहाँ चल रहा है। एक बार एनसीएलटी अप्रूव कर देता है, उसके बाद एक रिकॉर्ड डेट निकलती है जहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन से मेंबर्स होंगे जिनको डीमर्ज एंटिटी के शेयर्स मिलेंगे। उस पॉइंट के बाद से हमारा हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि उस पॉइंट के आगे से देखना चाहिए कि आपको जो जब 2 एंटिटीज फाइनली अलग अलग लिस्ट हो जाएंगी, जो डीमर्ज एंटिटी है उसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, एंड उसको थोड़ा-सा हम वॉच भी करते हैं। इनफैक्ट हम ऐसा नहीं है कि जैसे हमेशा हम पहले दिन पे नहीं खरीदते हैं। हम काफ़ी बार वेट भी करते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, क्योंकि डीमर्जर में एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई कंपनी में डीमर्जर हो रहा है जिसमें काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। उनके उनके हर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक मैंडेट होता है कि हम कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। सो अगर कोई मान लीजिए फार्मा थीम वाला म्यूचुअल फंड है, तो अगर उसमें से स्पिन आउट होके एक स्पेशलिटी केमिकल्स की एक और कंपनी निकल जाती है, मोस्ट केसेस में ये इंस्टीट्यूशन स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी को बेच देंगे। इसमें क्या होता है कि जैसी लिस्टिंग होती है, अब उनका मैंडेट होता है कि अब हमारे इस फंड में केमिकल्स की कंपनी तो हो नहीं सकती, तो चलो यूजुअली क्या होता है कभी-कभी फंड्स अपने बीच में भी ट्रांसफर कर लेते हैं, बट बहुत बार मोस्ट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ओपन मार्केट में बेचते हैं। और जब ये होता है तब काफ़ी बार एक अबनॉर्मल सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है स्टॉक में। इसका आप फिर अगर आप एग्जांपल इसके देखना लिए चाहें सब तो लोग आरती सर्फैक्टेंट का चार्ट खोल सकते हैं। तुषार जी जो अभी बोल रहे हैं, आप बैकग्राउंड के अंदर में आरती सर्फैक्टेंट का चार्ट खोलें कि जब वो लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बाद कैसे बिल्कुल ड्रॉप डेड करा था। तो आप ये खोलें और तुषार जी प्लीज कंटिन्यू सर। जुबिलेंट इंग्रेविया। हाँ, सिमिलर। सो मेरे को अभी जो एग्जांपल मेरे अभी टिप ऑफ माय टंग पे है वो आरती सर्फैक्टेंट का ही है। बट मोस्ट डिमर्जर्स में ये किसी ना किसी तरह तो प्ले आउट होता ही है। सो हम इस टाइम पे जनरली काफी इंटरेस्टेड रहते हैं लिस्टिंग के बाद, और स्पेशली वो कंपनीज जिसमें डिमर्जर हो रहा है जिसमें काफी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थी, उसी कंपनीज में सबसे ज्यादा ये चांस होता है कि इंस्टीट्यूशन बेचेंगे जैसे ही लिस्टिंग होगी। सो और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आजकल काफी फोकस आ रहा है स्पेशल सिचुएशंस पे, कि हर स्पेशल सिचुएशन खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को रेगुलरली फॉलो करेंगे स्पेशल सिचुएशंस को, इसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इवेंट्स आते हैं। लाइक हर महीने 10-12 होंगे, डीमर्जर ना हो बट अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें चलती रहेंगी। सो ऐसा नहीं है कि हर हर अपॉर्चुनिटी जो दिखती है उसमें इन्वेस्ट करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि जो मार्केट प्राइसिंग है ये अभी मिस प्राइस्ड है किसी कोई भी रीजन की वजह से, उस बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं और फिर हम वेट करते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू फिर रियलाइज हो जाए। जैसे आप आरती सर्फेक्टेंट का ही चार्ट देख लीजिए, जिस दिन से लिस्ट हुआ से और आज देख लीजिए कहाँ पे है। तो हम डीमर्जर में बेसिकली ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है असेस करना कि आप किस स्टेज पे एंट्री करेंगे, एंड यूजुअली बेस्ट होता है बाद में ही करा जाए। घनिष्ठ, और एनीथिंग आई मिस्ड? नहीं नहीं, इसके अंदर में अब हम लोगों को ये देखना है कि बॉटम कैसे बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बॉटम के लिए हम लोगों को बड़ी सिंपल चीज है। अब बॉटम कहाँ पर बनेगा ये हम लोग देखने के लिए हम लोगों को ये पता करना है पहले कि इंस्टीट्यूशंस के पास में आखिरकार होल्डिंग थी कितनी, और उसके अंदर में से कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाईली लाइकली हैं कि वो बेचेंगे। एक बार हम लोगों की ये बात कंफर्म हो जाती है तो हमें पता है कि वो इंस्टीट्यूशन के पास में कितने माल पड़ा हुआ है। इंस्टीट्यूशंस यूजुअली जब अपने मैंडेट के अगेंस्ट उनके पास में कोई होल्डिंग पड़ी होती है, इंस्टीट्यूशन उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके पास में इन्वेस्टमेंट कमिटीज होती हैं जिनके अंदर में इनको अपनी होल्डिंग की जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। तो चाहे लॉस भी हो जाए ये लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार हम लोगों को पता चल जाए कि कितनी वॉल्यूम मार्केट के अंदर में अब आने वाली है,
उसको फिर हम लोग डेली बार चार्ट के अंदर में देख सकते हैं। अगर हमें ये दिख रहा है कि वॉल्यूम मेंटेन्ड है और हर दिन हमारी सेलिंग हो रही है, तो हम लोग वो वॉल्यूम को, डिलीवरी वॉल्यूम को हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो एक्चुअल वॉल्यूम है जो उस दिन शेयर ट्रेड हुआ था, डिलीवरी वॉल्यूम। डिलीवरी वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम लोगों को दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग के अंदर में जो शेयर थे उतने शेयर डिलीवर हो चुके हैं, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि अब बॉटम आने वाला है कहीं। और जब बॉटम आने वाला होता है तब हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर शेयर बहुत स्पीड से गिरता है तो इनसाइडर बाइंग भी होना शुरू हो जाती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ जब जब हम लोग देखना शुरू हो जाते हैं ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को चार्ट के अंदर में दिख रहे हैं, तो फिर आप समझ जाओ कि हम लोगों का बॉटम कहीं आने वाला है। अब ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम लोग सीधा बॉटम पकड़ेंगे, बट ये हो सकता है कि जो बॉटम का जो कर्व बनता है ना, उधर हम लोग कहीं पर बीच में कहीं पर अपना अच्छी पोजीशन बना सकते हैं।